तो हेलो दोस्तों, आज घटना चक्र के इतिहास में एंशिएंट को ख़त्म करके आज मेडिएवल में स्टार्ट किया है। मेडिएवल में मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक इसको भी ख़त्म कर देते हैं, जैसे हम सब प्राचीन भारत को ख़त्म किए थे। ठीक है, आइए घटना चक्र के श्रृंखला के सीरीज में हम सब आगे बढ़ते हुए क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए। आइए दोस्तों, ये हम सबका है पहला वीडियो। ये आ गया। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक जो है हम सबका आता है। आइए, भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। भारत में जो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आइए। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था और 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों में प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। ये जो है ना, ये 1178 में मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी ने जो है ना 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के अहिलवार चालुक्य शासक मूल राजदूतीय था। उस समय मूल राजदूतीय के संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य यानी सोलंकी सेना का नेतृत्व किया। माउंट आबू पर्वत के पास कासाहरादा के मैदान में चालुक्य सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1177 ईस्वी का जिक्र मिलता है। संभवतः वह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1177 ईस्वी में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक के रूप में मूल राजदूतियों को ही स्वीकार करते हैं। तो आइए हम सबका अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन आ गया हम सबका। आइए उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप सबको दिखाई दे। हाँ ठीक। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश। ओ सर, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश के प्रथम शासक जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। यह वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति था। बचपन से उसे निशापुर में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक एक राज के एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर के कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां यानी कुरान पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह शिशुनाग से गजनी लाया गया, वहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया और यहीं से उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दस्ता से मुक्ति मिली।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है ना 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुआचा की तरफ से थी। ऐबक ने जो ना अपनी पुत्री की शादी कुआचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह है किसका? इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल यानी 1229 ईस्वी में बागदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश की खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। ठीक है। इस इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, वह मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। आइए अच्छे से देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पारियों में तोलिया यानी तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजस्व के उसके सिद्धांत जो है प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द किसने कहा? जिया जियाउद्दीन बर्नी। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सैम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्टर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझते हुए राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया। संभवतः इस कारण बिहार लोकसभा आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक उत्तर में विकल्प बी को माना गया। यानी राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। बलबन के बारे में यह शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया हुआ है? बलबन। ठीक है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। यानी कि उसका कहना था कि हमको नेतृत्व करने के लिए ईश्वर भेजा है, ईश्वर, इसीलिए ईश्वर की तरह हमको पूजा करो। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर जो है ना ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियावत एक खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर हमको भेजा है और उनका स्थान पैगंबर के पश्चात है। पैगंबर के बाद उसी का स्थान है, इसीलिए सिजदा और पेबोस बलबन ने चालू किया था। राजा जो है जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, उसने पुत्र बुगड़ा खां से कहा था सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। यानी कि उसने अपने पुत्र बुगड़ा खां से कहा था कि सुल्तान का जो पद है ना निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी निरंकुश बनो, राजा निरंकुश बनो। जिल जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वो सबसे पहले जो है ना बलबन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले बलबन के द्वारा किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई? वह बलबन। बलबन के द्वारा रक्त एवं लोक की नीति अपनाई गई। बलबन के द्वारा रक्त एवं लोक की नीति अपनाई गई। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का जो निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर जो ईश्वर का प्रतिनिधि नियावत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान
के कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? वह है बलबन। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खां का विद्रोह था। तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल में का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगदीसुद्दीन की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के चलवाए और तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन जो है तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगड़ा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तुगरिल पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। बलबन ने अपने पुत्र बुगड़ा खां को बंगाल का इकतदार नियुक्त किया बंगाल का इकतदार नियुक्त किया। इनमें से किसने भारत में जो ना फारसी त्योहार यानी नीरोज की शुरुआत की? ये फिरोज शाह, सॉरी, बलबन ने। फारसी त्योहार नवरोज, नरोज, उसी को नरोज बोलता है। नरोज की शुरुआत जो है ना बलबन के द्वारा किया गया। गयासुद्दीन बलबन जो है ना 1266 से 87 में ने भारत में जो है ईरानी त्योहार नरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नरोज ईरानी नव वर्ष है जिसे फारसी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस प्रथा की शुरुआत की, जो फारसी परंपरा के अनुकरण था। आइए अब खिलजी वंश से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन को। खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखड़ी यानी कुलीगढ़ी के महल में कराया था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। अलाउद्दीन अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? ये शब्द जो है ना ये ए एल श्रीवास्तव ने लिखा। ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी 711 से 1526 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। जब जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? यह कथन जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। जी जियाउद्दीन बर्नी ने जो है ना उक्त कथन जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अतीत न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि मात्रा है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपना पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। आप को उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? वह जफर खां।
अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? उसके पति का नाम राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। उनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक जो है ना, राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वह है रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में जन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव के प्रति वर्ष कर देने पर बाध्य किया था, किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने जन कबीर मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में जन खलीफा खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? वह अलाउद्दीन खिलजी। वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इक़्तिदार यानी इमाम तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व किस सुल्तान ने जमीन में जन फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने जो ना उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इसके पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर्जन अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। यद्यपि इस प्रश्न सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर सी को माना। कि सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो ना द्वार समुद्र की विजय विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो ना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां के शासक वीर वीर बल्लाल थर था। वहां का शासक वीर बल्लाल थर था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय जो ना मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? वह जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सात से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उसे कुछ गांव की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरा खानकाम में दो द्वार है। मेरे यानी उसका कहना, मेरे घर में दो द्वार हैं। सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान
जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की तो शेख निजामुद्दीन औलिया के पीर शिष्य अमीर खुसरो द्वारा उनकी सूचना औलिया को प्रदान की गई और औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु यानी बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया जो है ना, अलादीन औलिया सुल्तान के प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ सूरतों से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती जिससे जैसी जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। सल्तनत में सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है, आइए, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किसने खरीदा था? मलिक काफूर को नुसरत खां ने मलिक काफूर को जो ना हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, उसे मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एल लाल के पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान दौरान जो है ना, सेनापति नुसरत खां के समृद्ध बंदरगाह कैम्पे यानी खंबात पर हमला किया। इस अभियान में से प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न, अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान जो नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खां ने उसके मालिक से छीन लिया। चूंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे हजार दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर को मलिक काफूर के मालिक ने उसे हजार दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खां ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान से बलपूर्वक बंधक बनाया था। अतः इसका विकल्प सी होगा। नुसरत खां ने लाया। मलिक काफूर को हजार दिनारे के नाम से भी जाना था। इसे किसने खरीदा था? खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान लाया था बंधक बना के। आइए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध किया था किसने? आइए देखते हैं, इल्तुतमिश होगा कि बलवान होगा? खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। हो सकता है एक से अधिक आंसर हो जाए इसका। आइए, विकल्प गत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। इस तरह उसने जो है खलीफा का सत्ता का विरोध किया था, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। ठीक है, आइए, तुगलक वंश से संबंधित अब हम सब क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित शासकों निम्नलिखित शासकों निम्नलिखित शासकों में से किसने जो ना सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ये 71वीं लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी जो ना 20 वर्ष तक, मोहम्मद बिन तुगलक 26 वर्ष और गयासुद्दीन बलबन 20 से 21 वर्ष। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के शासनकाल के समय 38 वर्ष के आसपास है, जो उसके ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी। अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष, अलाउद्दीन खिलजी
20 वर्ष। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्ष। और बलबन ने क्या था, 20 वर्ष। और इसके द्वारा जो ना 38 वर्ष शासन किया गया था बलों के द्वारा, 38 वर्ष, ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? वह फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? वह फिरोज तुगलक। एक सेकंड, आइए पेन चेंज करते हैं क्योंकि ड्रिप कर रहा है। आइए, फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति की देकर उसने बेकारी की समस्या का हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, फिरोज शाह तुगलक। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इस फिरोज शाह तुगलक इस समय सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को जो न दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी दीवान ए बंदरगान का गठन किया गया था। दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा जो स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? वो जो एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफा जो एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सिफा नामक एक खैराती अस्पताल स्थापना भी की और उसमें कुशल कुशल हकीम रखे गए थे कुशल हकीम रखे गए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जन्म फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? वह फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? वह फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगाए तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? वह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्म नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है ना सैयद वंश की स्थापना हुआ। तैमूर के आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उसके पतन को तीव्र कर दिया और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना और परंतु उसे खिजर खां ने पराजित कर दिया। और आइए देखते हैं, वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने जो ना लाहौर खिजर खां जो है ना तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। आइए अब हम सब देखते हैं लोधी वंश। देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नए एक नगर बसाया जहाँ 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 जो ना अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? वो हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा जो ना आगरा को बसाया गया। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया
और उसने अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी भी सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया, उसी के समय से प्रारंभ किया गया। उसने जो निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, सिकंदर लोदी ने निर्धनों के लिए मुफ्त की भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंज ए सिकंदरी जिसका नाम जो ना फरहंज ए सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने के बहुत शौकीन थे। सिकंदर लोदी जो है ना शहनाई सुनने के बहुत शौकीन थे। वह वह जो है ना गुरु गुरु रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो आइए हम सब अब नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच गए। विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन को करते हुए आएंगे। बस दोस्तों थोड़ा रिवीजन आप सबका करा रहे हैं, तो बस रिवीजन के साथ साथ लाइक ज़रूर करते जाइए। यहाँ तक अगर देखते हुए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, फिर रिवीजन करते रहिए दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है एक भाई का बस। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। वह हरिहर द्वितीय 1370 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने जो न कनारा, मैसूर और तिरुचिनापल्ली, कोच्चि आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव यानी विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव यानी विरूपाक्ष रूप का उपासक था। विजयनगर के राजा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो न गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में जो न कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पंगल और गंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल यानी कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने जन विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो है ना भू राजस्व था। उस समय के जितने भी सम्राट थे सबका मुख्य वित्तीय व्यवस्था भू राजस्व ही रहता था लगभग। विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर या व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित दंड, अर्थदंड। भूमि का जो है भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक कर के आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर 1/6 से 1/13 के बीच होती थी। शिफ्ट यानी भूमि कर नामक कर जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष अब बीजापुर में नहीं, गोलकुंडा में नहीं, बड़ौदा में नहीं, यहाँ पे मिलता है। आइए देखते हैं डिटेल। हम्पी के खंडहर यानी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर
यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यानी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासन काल में आया था? वह देवराय फर्स्ट के समय नहीं, कृष्ण देवराय के समय नहीं, देवराय द्वितीय के समय, यस कृष्ण राय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय आया था। ध्यान रखना। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के शासन देवराय द्वितीय का कार्यकाल 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास जो है ना नागालपुरम यानी नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? वह है कृष्णदेवराय। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। इन्हीं विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागल नागल नागलम्बपुरम यानी नागलम्बपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम यानी नागलापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध ने, पानीपत का द्वितीय युद्ध ने, पहनवा का युद्ध ने, तालीकोटा। 1565 में जो है ना 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर अहमद 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। ठीक है। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध की वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं टंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराव था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। आइए, राम राय एक युग सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवान ए अर्ज शिक्षा विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग जो है संबंधित था किससे? दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था। इस विभाग का प्रमुख आजिर ए ममालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह एकता धारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर इंगित करता है? वह है खराज। भूमि से संबंधित लगने वाले कर थे। और उस्र और मुक्तई। आइए देखते हैं। खराज और ऊसर और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर नहीं था। खुम्स जो है ना लूट का धन था। खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। वह लूट का 4/5 भाग सैनिक में बटा जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में जमा कर दिया और 1/5 भाग सैनिक में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने जो ना गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। जवाबित का सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। आइए देखते हुए आगे आते हैं। निम्न दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत में गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। चौधरी चौधरी बन रहा है, गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ठीक है। दिल्ली के सल्तनत के दौरान जो है खुत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। सल्तनत काल के
सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? वो जो है ना चांदी और तांबा के थे। चांदी और तांबा के। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंका। सल्तनत इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगिनी भी चांदी का सिक्का था और टंका एवं जीतल के अनुपात जो 1/48 का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1/48 था। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था? कुतुब मीनार जो है ना इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया। कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है। आइए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया और इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ठीक। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार और पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। इस प्रकार कुतुब मीनार के 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। और सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, ध्यान रखना। उलुग खान और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। आइए, अलाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाही दरवाजा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। अलाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाही दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1331 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबज है और उसकी चारों दीवारों में एक मेहर मेहरावदार प्रवेश द्वार है। आइए अब दिल्ली सल्तनत के साहित्य से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के साहित्य का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक शेख जमालुद्दीन है नहीं, अलबरूनी है नहीं, जियाउद्दीन बरनी है नहीं, तबकात ए नासरी मिनाज उस सिराज, ध्यान रखना है। तबकात ए नसरी के लेखक मिनाज उस सिराज था, जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में एच एच जी रावटी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय के प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार है जिन्होंने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं जो ना प्रसारित की और खुतबा पढ़ाया। ठीक है। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? वह रिहला के रूप में जाना जाता है। रिहला के रूप में। इब्न बतूता जो है ना अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाला है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला यानी रेहला नामक पुस्तक लिखा। इस इसने जो ना मोहम्मद तुगलक कालीन यानी तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की। बारह मासा की रचना किसने की? बारह मासा की रचना जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। बारह मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? वह दरिया साहब। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी और बिहार के रहने वाले थे और सलार मसूद गाजी मोहम्मद गजनबी की सेना की मुखिया थी। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है।
चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इनके लेखक लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक की फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद जो है ना 1900 ईस्वी में मिर्जा कलीज बेग और फर्रुन बग किया गया था। किया गया था। तारीख फिरोशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तारीख फिरोशाही जो है शम्स सिराज अफीम शम्स सिराज अफीम तारीख फिरोशाही जो है शम्स सिराज अफीम और जयाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी दो अलग अलग फारसी ग्रंथ है, जिसका शीर्षक समान है। प्रश्न का विकल्प ए सही है। भारत में जो है ना कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग जो है ना 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान प्रारंभ हुआ माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे और 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर पत्र में सही ए को माना, यानी 12वीं शताब्दी। यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने 12वीं शताब्दी को माना। ठीक है, आइए हम सब उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित क्वेश्चन जो भी है उसको करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। ठीक है। आइए, दक्कन के अमीरात ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलादीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने जो ना गुलबगड़ा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उनका नाम जो ना अहसानबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफ़ों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बिदर प्रत्येक प्रांतजन एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। इसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। भक्ति सूफी भक्ति एवं सूफी आंदोलन शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1264 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ और शेख रकनुद्दीन अबुल फतह शेख जलालुद्दीन सुल्कफोस बुखारी आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति का साधना में बाधक नहीं मानते थे। भक्ति सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने जो है ना अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति एवं सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त अच्छे से समझ लेते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश के भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उस संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन समझ सके और कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नागपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नागपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? यह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ध्यान रखना, उत्तर भारत।
नागपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन और श्वास व्यायाम ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को वकालत की। निम्न में लिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? ये फिरदौसी सिलसिले। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, ध्यान रखना। फिरदौसिया यानी फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख सरफरुद्दीन यहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। शेख मनेरी बिहार में फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। आइए अब हम सब मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन पहला आता है बाबर। बाबर से संबंधित क्वेश्चन देखिए, भारत में जो ना मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये तो सिंपल है, बाबर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की के चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम जो ना प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिनके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उनकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526, ध्यान रखना। इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी की सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधि में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर का आगमन के कारण हैं क्या क्या? आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराओं के गुंबज के परिचय हुआ। प्रदेश में तिमुरिड राजवंश की स्थापना, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये तो बात सही है। आइए देखते हैं कौन कौन सही है। एक दो तीन कौन, आइए एक तीन और चार सही है, यानी तोप का विस्तार हुआ। बाबर के आने से तोप का युद्ध में जो ना युद्ध बाबर के आने से क्या क्या हुआ देखिए, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। और ये सब गलत है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ नहीं। बेरू क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बज के परिचय हुआ, ये भी नहीं। ठीक है, तीन चार सही है। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में जो है तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर जो है ना पितृवंश की ओर से तैमूर के पांचवें वंशज था। बाबर जो है पितृवंश की ओर से तैमूर के पांचवा वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में जो है सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसकी तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था। बारूद का आगमन, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबज का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। वास्तुकला के क्षेत्र में भी मेहराब और गुंबज का जो निर्माण है तुर्क के समय से ही प्रारंभ हो गया था। अतः एक दो गलत है, तीन चार सही है। आइए हुमायूं और शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। बस एक सेकेंड का टाइम। तो आइए दोस्तों, अब हुमायूं और शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम सब। इनमें से किसने जो है
इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह हुमायूं को शेर खान ने ऑफर दिया था कि 10 लाख वार्षिक देंगे, बंगाल पर अधिकार मेरा रहेगा। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा, यानी बिहार जो ना हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देंगे, यानी 10 लाख भी देंगे वार्षिक, और बंगाल बस हमको दे दो। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों की 200, 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया? देखो, 200 और 250, 500 की इकाई में विभाजित किया किसने? इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में ही सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे ही माना। इस्लाम शाह ने किया था, पर इस्लाम शाह नहीं माना, ई को माना है। क्या यूपीएससी कुछ भी कर देती है? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। ठीक है, आइए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसने जो अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? वह हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो दिल्ली में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा यानी गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। यह मकबरा जो मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे में 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें और नीचे दिए गए हैं। पहला देवड़ा, चौसा कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़ा गया देवड़ा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ये जो है ना क्रमवार तरीके से लड़ा गया हुमायूं के द्वारा युद्ध है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में क्रम इस प्रकार है: पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। 1532 ईस्वी उसने गोमती के तट पर स्थित दोरहा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को परास्त किया। और 1539 में जो ना चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध ना चौसा के इस विजय से शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने जो ना फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है: पहले देवरा का युद्ध 1532, फिर चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह के साथ, और कन्नौज का युद्ध 1540 तथा सरहिंद का युद्ध लास्ट 1555 में खोया हुआ राज्य इसको मिला। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये शेरशाह सूरी ने। पहले हजरत आला और के उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि शेरशाह सूरी के द्वारा। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा
अपने नाम का फतवा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा जो है ना सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कलिंजर युद्ध यानी 1545 के दौरान घायल हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। जब्ती प्रणाली की किसकी उपज है? जब्ती प्रणाली किसकी उपज? जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज है। ठीक है। जब्ती मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल से इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय से आगे चलकर आइन ए दहसाला का आधार बनी थी। निम्नलिखित किसी भी सरकार ने नहीं, अंग्रेजों ने भी नहीं, जिन जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा? यह एच जी कीन के द्वारा लिखा गया। एच जी कीन शेर शाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं, अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेर शाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने अपनी उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। 26 जून 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यह युद्ध जो है चौसा के बीच लड़ा गया था 1539 में, शेर शाह और हुमायूं के बीच। ठीक है। चौसा की लड़ाई जो है ना 1539 में शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था 1539 में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। अब हम अकबर से संबंधित क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइए अकबर से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर पी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत को किस सम्राट के बारे में यह लिखा किसके बारे में? अकबर के द्वारा। आर पी त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। फतेहपुर सिकरी प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? वह है दक्षिणी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? वह थे हकीम हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग के नेतृत्व जन अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? वह अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। मुगल शासक मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों का कर्तव्य की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को जो उसके समय में सफलता प्राप्त हुई, वह उसके उत्तराधिकारी के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति यानी सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में जन दास प्रथा को और 1563 में जन तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। ध्यान रखना, अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा को अंत किया गया और 1563 में जन तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जो ना जजिया कर 1564 में जो ना जजिया कर समाप्त किया। याद रखिए, 1562 में दास प्रथा को अंत किया, 1563 में जो ना तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1563 और 1564 में जो ना जजिया कर को समाप्त किया। और अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की जो ना लोकप्रियता के कारकों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीत खां को दाऊद दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीत खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर पुनः मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद जन दाऊद बंगाल भाग गया और किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल और मुजफ्फर खां और हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1576 में दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दिन ए इलाही जन अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दिन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। याद रखना, दिन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। उसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दिन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार विचारजन पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था, दिन ए इलाही को। आइए अब जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन को देखते हुए आगे जाते हैं। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? वह है जहांगीर। जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 विलियम हॉकिंस 1608 से 11 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया और उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मेनिया आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था, ठीक है, और जहांगीर के दरबार में आया था। आइए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जो जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? खान विलियम हॉकिंस को ऊपर हम सब पढ़े ना, विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान किया था। 1608 से 11 तक जहांगीर के दरबार में रहा था, इसे खान की उपाधि और 400 का मानसब भी प्रदान किया था। आइए, एतवा दौला का मकबरा नजर नहीं, ऊपर है। एतवा एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुल्ला का मकबरा जो है ना नूरजहां ने बनवाया। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। एतमादुल्ला का मकबरा जो है नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पितरा ड्योरा शैली का प्रयोग किया गया। पर प्राचीन कार्य पितरा ड्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो ना दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसी से संबंधित है। पच्चीकारी यानी पितरा ड्योरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यान तब है कि भारत में पितरा ड्योरा नामक जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने कराया था। अब आइए शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। 1638 ईस्वी में तथा उसके अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवन में लाल किला सबसे प्रमुख है। अभी
अनियमित अष्टकोणीय आकार पर यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लगभग 900 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम जो है लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ये सुंदरता तथा शोभा में अनोखा और संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? यह ए एल श्रीवास्तव ने। यह किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? यह ए एल श्रीवास्तव। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में जो ना कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। जे एन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल में स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः सी सही है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? ईरान के शाह यानी ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? यह है कंधार। कंधार जो है ना, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक तथा ईरान की शाह के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। अब औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन आइए देखते हैं बीपीएससी में कहाँ कहाँ पूछा गया है, कौन कौन से पूछे गए हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाज का अर्थ है दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? वह औरंगजेब। सर्वप्रथम मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। मुगलों का अंग्रेजों यानी ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 में हुआ। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नोक सहित अंग्रेजों को हुगली मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अब मुगलकालीन प्रशासन के संबंधित देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है, प्रशासन से संबंधित देखते हैं मुगल काल के प्रशासन। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा और राज्य के कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला नस्क या मुक्तई या कनकुत, फिर दूसरा था नकदी अथवा जब्ती, तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार का होता था, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। ध्यान रखना, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, दो अस्पा सिंह अस्पा। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक से न रखना पड़ता था। दो अस्पा, इसमें जन मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने थे, सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने थे। दो अस्पा में 2 गुने, सिंह अस्पा में 3 गुने, याद रखना। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी, ध्यान रखना। प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी। उसका कार्य प्रजा का आचरण
के उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया और वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया वेश्याओं के लिए। मुगल प्रशासन में जो ना मदद ए मांस इंगित करता है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए मांस विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मांस कहा जाता है। इसे सयूर गाल भी कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास जो है ना वंशानुगत रूप से रहती थी। मुगल प्रशासन की मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी काजी उल कुजात यानी यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया और मनसब द्वारा जो 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला पदाधिकारी की वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व में सैनिक उत्तरदायित्व में जो ना मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया, जिसके बदले में मनसबदार को नगद नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। आइए मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? यह है अकबर, जहांगीर। आइए देखते हैं क्या होता है आंसर का आंसर। ऐसे अकबर होना चाहिए, स्टार है तो जहांगीर को भी लिया होगा। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मुजना की पुस्तक इसके अनुसार तस्वीर खाना बनाया था जो कि पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। अकबर ने 1558 से 1572 तक आगरा में और 1572 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी में, 1585 से 1601 तक लाहौर में और 1603 से 1605 तक पुनः आगरा में चित्र सलाएं चित्रशलाएँ स्थापित की। ज्ञानतब एक बिहार लोकसभा आयोग ने इसके उत्तर बी को माना है, यानी कि अकबर को माना है, तो छोड़ दीजिए। बीपीएससी जिसका आंसर जो माने वही सही मानना चाहिए। चित्रकारी का कारखाना बनाया किसने? अकबर ने। तो अकबर दास्तान ए अमीर दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? आइए इसका भी देखते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों में चित्रित करवाया। इसका सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा यह हमजानामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तुतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुस्मद की देख रेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने का हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है, अतः ए सी दोनों सही। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यह अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला व्यक्ति विशेष चित्रण, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन और
यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। वह अकबर। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर। दशवंत और बसावन अकबर-कालीन चित्रकार थे। दशवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इसका इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर-कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन-ए-अकबरी में गिनाए हैं, जो है दशवंत, बसावन, केसू, केसर, लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सांबल, हरिवंश। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? वह है जहांगीर। जहांगीर के समय शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल जो है ना पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? यह साहित्य साहित्य लहरी यानी गीतावली लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और विनय पत्रिका भी तुलसीदास के द्वारा, कवितावली भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और ये नहीं लिखा गया, इसलिए ये सही होगा। गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना तुलसीदास ने की, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की। हुमायूंनामा की रचना जो है ना, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तबकात अकबरी, जिसे ये कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात अकबरी। ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी, जो कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तबकात अकबरी जो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी की रचना की। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? आईन अकबरी जो है ना अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आईन अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा। आईन अकबरी जो है ना अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसका अकबर कालीन शासक व्यवस्था आधिकारिक वृत्तांत है। फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? वह ईश्वर दास नागर। फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासन जो है 1698 तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें जो उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी और सांप्रदायिकवादी और यहाँ तक कि
जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ध्यानतब है कि फतूहात आलमगीरी में सम्राट को न तो इस्लाम का समर्थक और न ही हिंदू धर्म के उत्प्रेरक के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। इन्हें तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजु के बाबरी जो है ना तुर्की भाषा में, तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजु के बाबरी बाबरनामा और तुजु के बाबरी जो है ना बाबरनामा या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगतई तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया। अब्दुल रहीम खानों ने फारसी में इसका अनुवाद किया बाबरनामा का, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडन और विलियम एस्किन ने किया था। आइए हम मुगल काल से संबंधित विविध विविध के प्रश्नों को देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड और सूची थर्ड को मिलाते हैं। आइए, बाबर जो है ना कामरान, पिता और पुत्र। बाबर का पुत्र का नाम है कामरान। अकबर के पुत्र का नाम है सलीम। सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर का बेटा जन्म लिया था। आइए, इसीलिए उसका सलीम नाम रखा था। शाहजहां, शाहजहां जो है ना मुराद, शाहजहां का बेटा मुराद, जहांगीर का बेटा खुसरो। आइए देखते हैं। ये शायद विविध अब लास्ट टॉपिक है हम सबका, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम सब मॉडर्न में प्रवेश करेंगे, आधुनिक भारत में। और जहाँ आधुनिक भारत से संबंधित तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, किसी का भी हो, चाहे टीआरई 4 हो, कोई भी सेल 6 to 8 9 10 11 12 सबका जिसका सब्जेक्ट है उसका तो और ज़रूरत है। बाबर के आइए, बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कमरान, मिर्जा, अस्कनी, मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कमरान मिर्जा, अस्कनी और हिंदाल मिर्जा प्रमुख। अकबर के प्रमुख पुत्र है सलीम, मुराद मिर्जा और दानियाल दनियाल। शाहजहां के 4 पुत्र थे जो दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब जिसे आलमगीर के नाम से जानते हैं, और मुराद बख्श और जहांगीर सलीम के पुत्र में खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना, और खुसरो मिर्जा, परवेज आदि सम्मिलित थे। आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड इमारत है, फिर बनवाने वाला। इसमें इमारत है और इसमें कौन बनवाया है, आइए देखते हैं। इमारत है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद जो है ना ये बनाया था बाबर ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इलाहाबाद के किला जो है ना, इलाहाबाद के किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। और एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां, एतमाद उद मौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा। आइए, हरियाणा के पानीपत में स्थित 71वीं में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए लेटेस्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद जो है बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनाई थी। पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर के द्वारा बनाया गया था, याद रखना। मस्जिद के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा जो ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो याद होगा सबको, 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर इलाहाबाद के किला यानी 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था इलाहाबाद का किला 1583 में। एतमाद उद दौला का मकबरा, जहांगीर की पत्नी एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग जिन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि प्राप्त थी की स्मृति में बनाया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो है मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? मुख्य विरोधी का उल्लेख नहीं किया गया, एक गलत है, वही देखना। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच, सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, यही है। पानीपत का दूसरा युद्ध मराठा, टीपू सुल्तान तो होगा नहीं, ये तो मैसूर से संबंधित आ गया। आइए, और ये तो होगा नहीं, बस यही गलत है। आइए देखते हैं डिटेल। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना 1576 इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक, ये भी सही था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ना 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर के बीच, अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। यहाँ जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, इसमें हो जाएगा हेमू
अकबर, हेमू अकबर के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। 1556 में, याद रखना। निम्नलिखित में से किस बंदर मुगल काल के दौरान काबुल, मक्का का द्वार कहा जाता था? वह सूरत को। मुगल काल के दौरान सूरत को जो ना यानी काबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। गुजरात की प्रमुख शहर है सूरत। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। हीरे की कटाई और पॉलिशिंग मुख्य केंद्र में से एक। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसे मक्के का द्वार के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सूरत मध्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों का केंद्र में से एक था। एक कथन यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह विलियम पिंच के द्वारा कहा गया। इलाहाबाद में जो ना विलियम पिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे, और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। आइए सिख संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन को। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसका जन्म 1666 में पटना में हुआ, बिहार में हुआ। और जबकि मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। इसकी मृत्यु जो है 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। सिख तीर्थ स्थल तख्त हरि मंदिर पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, वह है कहाँ पे? पटना में। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जो पटना साहिब, हर मंदिर साहिब पटना में स्थित है। आइए मराठा राज्य और संघ से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग को महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। और ये जो ना उस समय के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट नाम है, ध्यान रखना है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधक में सहायता करती थी? वह शिवाजी के राज प्रबंधक में। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव और सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा के परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। उनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है पेशवा। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य तथा अजमू आदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। बाकियानविस राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखना। सचिव तथा सुरुनविस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत जो है सेना की भर्ती और संगठन और रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आइए वही अष्टप्रधान से संबंधित मिलान करना है। अधिकारी और विभाग सचिव और अमात्य, सुमंत जैसे विदेश मंत्री। सी का 4 हो गया, सी का 4 एक है, ये आंसर हो जाएगा। और डी का हो गया 3, अमात्य वित्त मंत्री। ऊपर हम सब देख चुके हैं। और एक आइए देख लेते हैं। सचिव पत्राचार, सचिव जो है ना पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री। मिल गया। आइए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है ना शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा जो है ना मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है।
मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा काल के सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। आइए अब हम सब मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ना अंतिम मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां द्वारा जो है ना बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया, और नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपए और कई हजार अरसरफियाँ, 1 करोड़ रुपए की सोने की वस्तुएं और 50 करोड़ की जवाहरात और कोहिनूर तथा तख्त ए ताऊत यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? यह शाह आलम द्वितीय को। किस मुगल बादशाह को जो ना वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1809 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसके पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था, यद्यपि उसके मुगल बादशाह घोषित कर दिया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर और दिल्ली के सिंहासन पर जो है ना 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका और शाह शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। शाह आलम द्वितीय के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा जो है चांदनी चौक के पालम, मैंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर चांदनी चौक के पालम तक यही हो जाएगा, पर स्टार मार्क्स आइए देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में। हाँ, बहादुर शाह जफर नहीं, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में यह कथन है, चांदनी चौक के पालम तक सिमट गया था। द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। आइए तो दोस्तों हम सबका अब जो है ना ये मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ तक अगर आए हैं दोस्तों तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई अपना आदमी है तो उसे शेयर कीजिए। ये TRE 4 में बहुत हेल्पफुल होगा, खास करके जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। और 9-10 है तो कोई बात नहीं, 9-10 है तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो सोशल साइंस से संबंधित होगा वो उसको ज़रूरत पड़ेगा। और पीटी में तो संबंधित महत्वपूर्ण है ही, 72वीं पीटी के लिए तो ये चल ही रहा है और TRE के लिए चल रहा है ये सब कोर्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन को लेकर।